डे टू डे वर्किंग में हम लोग फ्रिक्शन बहुत यूज करते हैं। ओके, so friction technically, physically, what does it mean? It is a force. Friction is a force. ये क्या काम करता है, इसका नेचर कैसा होता है, this we will study today. Okay. Friction is a force which opposes the motion. Does it only oppose the motion? No. It also opposes our intention of motion. What is this intention of motion? Intention of motion आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा, but it is very important to understand what do I mean by intention of motion. एक टेबल पर हमने एक बुक को रखा है. Here is the book. इस बुक को हम मूव करना चाहते हैं. We have an intention to move it, and we apply a force here. We apply a force equal to 1 Newton. इस तरह से हमने बुक को पुश किया और बुक नहीं चली. It does not move. तो हमारा नियम क्या कहता है? When we apply a force, book must move because acceleration is force upon mass. First law क्या कहता है? If there is an external force that will change the condition of motion. हमने फोर्स लगाया, वो क्यों नहीं चली? चलना चाहिए. तो हमने खुद ही आंसर दिया, इसलिए नहीं चली होगी क्योंकि उस पर नेट फोर्स 0 होगा. क्यों नेट फोर्स 0 होगा? जरूर किसी न किसी ने उस पर अपोजिट इक्वल फोर्स लगाया होगा जिसने उसके नेट फोर्स को 0 बना दिया होगा. तो वो वाला फोर्स जो इसको अपोज कर रहा है, उस फोर्स का नाम हमने क्या रखा? फ्रिक्शन. उसका नाम फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन में ये बुक क्या मूव कर रही थी? नहीं कर रही थी. फिर भी अपोज किया. किसको अपोज किया? मोशन को किया कि इंटेंशन ऑफ मोशन को किया? इंटेंशन ऑफ मोशन. तो फ्रिक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मोशन होगा तभी अपोज करेगा. फ्रिक्शन शुरू हो जाता है कब से? जैसे ही हम इंटेंशन बनाते हैं मूव करने का, फ्रिक्शन शुरू हो जाए. तो हमने इधर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, देयर इज नो मोशन बट फ्रिक्शन इज देयर, और फ्रिक्शन इधर लगा 1 न्यूटन. नेट फोर्स कितना हो गया? 0. बुक डजंट मूव. उसके बाद हमने इसको कर दिया 2 न्यूटन. अभी बुक मूव नहीं हुई, उससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि ये फ्रिक्शन भी कितना बन गया है? 2 न्यूटन. अब हमने इसको 3 न्यूटन कर दिया, तो ये भी कितना बन गया? 3 न्यूटन. कैसे हमको पता लगा? वो कभी भी मूव नहीं. लाइक दैट फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है. ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, लेकिन हमेशा ये करता क्या है? अपोजेस द इंटेंशन ऑफ मोशन. तो ये वाला एक पक्का फॉर्मूला याद रखिए. The force of friction always opposes 2 things. Number 1, it opposes motion, and number 2, it opposes intention of motion. It opposes motion as well as intention of motion. Okay. Now if it is a force के बारे में 2-4 चीजें. एक तो हमको ये पता लगा इस फोर्स का नेचर क्या है. क्या नेचर है बताइए? अपोज करना. किसको अपोज करना? मोशन एंड इंटेंशन ऑफ मोशन. एक कार चल रही है, उसमें मोशन है, उसका हमने इंजन बंद कर दिया, और ना तो हम उसको पुश कर रहे हैं, ना हम उसको रोक रहे हैं, ना ब्रेक लगा रहे हैं. तब भी थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाती, खड़ी हो जाती. इसका ये मतलब है उसके मोशन को किसी न किसी ने अपोज किया. हमने तो ब्रेक नहीं लगाया, फिर भी वो खड़ी हो गई. तो हमने क्या बताया? किसने अपोज किया? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन मोशन को भी अपोज करता है और इंटेंशन ऑफ मोशन को भी अपोज करता है. ओके, एक चीज. दूसरा, कहां पर लगता है फ्रिक्शन? तो आंसर है कि फ्रिक्शन 2 सरफेसेस के बीच में लगता है. There is one surface of the table, there is one surface of the box, and there is a point of contact.
जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। ओके, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर लगेगा और इसको हम कह सकते हैं, आपने एक चीज क्लास 10 की ज्योमेट्री में पढ़ी है, दैट इज नोन एज कॉमन टेंजेंट। दिस इज कॉमन टेंजेंट। फ्रिक्शन का फोर्स कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन में लगता है। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है तो उसकी एक कॉमन टेंजेंट बनेगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। नोट कर लीजिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल एट द पॉइंट ऑफ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल at the point of contact, at the point of contact between two surfaces, between two surfaces, and it is in the direction of tangent. In the direction of common tangent. ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन के बारे में हो गया। लगेगा भी कहां पर? उसी जगह पर लगेगा। जैसे हम ग्राउंड पर चल रहे हैं तो ग्राउंड हमारे बॉडी को पकड़कर रखता है किस जगह पर? जहां पर कांटेक्ट है, जहां हमारे पैर है वहीं पर वो पकड़कर रखता है, दैट इज पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो ये है कि फ्रिक्शन कहां पर लगता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं कि फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, या ये लेते हैं फ्रिक्शन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शन। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्यों होगा? द आंसर इज, फ्रिक्शन क्यों होता है, इसके लिए बहुत दिन तक रिसर्च चली। फ्रिक्शन कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, इस पर भी बात चली। तो देखिए, कम या ज्यादा होना ये इस पर डिपेंड करता है कि दोनों सरफेस कितनी रफ है या कितनी स्मूथ है। अगर ज्यादा रफ होंगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा। और ज्यादा स्मूथ कर दिए तो क्या देगा, फ्रिक्शन फिर से ज्यादा हो सकता है। तो जो जो चीज हमने प्रैक्टिकली देखी उसको एक्सप्लेन करके हमने फ्रिक्शन के नियम बना दिए। जैसे रफ सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन होता है और स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन होता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट? ये एक सरफेस है और ये एक दूसरी सरफेस है, ए एंड बी। कौन सी ज्यादा रफ है? ए ज्यादा रफ। ओके, यहां पर हम एक पॉइंट को यहां ले जाना चाहते हैं, इससे ये 1 मिलीमीटर ऊंचा है। तो ये जिस बॉडी का हिस्सा है, ये बॉडी का, ये बॉडी जब यहां जाएगी तो कितनी ऊपर उठ जाएगी? 1 मिलीमीटर ऊपर। हमको इतना धक्का देना पड़ेगा, उसको इतना पुश करना पड़ेगा कि कितना ऊपर उठे? 1 मिलीमीटर। ये उसी बॉडी को लाके हमने यहां पर रखा, यहां से ये 3 मिलीमीटर ऊंचा है। अब हमने इसको धक्का देके आगे बढ़ाया, हम ऊपर नीचे नहीं कर रहे, आगे पुश कर रहे हैं। इसको आगे पुश कर रहे हैं, अगर इसको यहां जाना है तो कितना उठना पड़ेगा? और इसको इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, ए में ज्यादा लगेगा ना। दोनों में हम कैसे पुश कर रहे हैं? सामने हम बोलते हैं इसमें बड़े आराम से पुश हो रहा है, इसमें बड़ी मुश्किल से पुश हो रहा है। क्यों? आप बोलोगे ये रफ सरफेस है ना, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, ऐसे ही बोलते हैं। समझ में आया कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें जंप ज्यादा होते हैं। और ये आप साइकिल चलाते देखते, स्मूथ साइकिल, स्मूथ रोड हो या गड्ढे वाली रोड, ये अंतर पड़ता है। हम तो ऐसा फोर्स, दिस इज वन रीजन। एक ये चीज सोची गई, ऐसा हो सकता है। दूसरा, उसके बाद और बारीकी से सोचा गया कि अगर हम इसको स्मूथ कर दें, इससे ज्यादा स्मूथ हो गई, और ज्यादा स्मूथ कर दी, और ज्यादा स्मूथ कर दी, ये ऐसा प्लेन, ये उसके ऊपर एकदम प्लेन।
अब हम इसको पुश करते हैं तो देखते हैं कि ये तो चिपक ही गया इसको। कैसे चिपक गया? एक पेपर गीला करो, गीला करके सनमाइका वाला टेबल चिकना उसके ऊपर ऐसा रख दो। उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि इस पेपर को जरा ऐसे खिसका दो। खिस सकता है? कभी नहीं खिस सकता, एकदम पक्का चिपक जाएगा। फ्रिक्शन आ गया बहुत जबरदस्त। क्यों? अब लोगों ने सोचा कि भाई ये तो थ्योरी हमारी गड़बड़ हो रही है, ऐसा तो नहीं होता। तो और दूसरी थ्योरी सोची। दूसरी थ्योरी क्या सोची? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़कर रखते हैं। ऐसा अगर हम दूर करेंगे तो वो वापस खींचते हैं, और अगर हम उसको दबाएंगे तो भी वो एक दूसरे को ढकेलते हैं। वो अपना एक फिक्स डिस्टेंस पर ही रहना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर एक दूसरी सरफेस ऐसा रख देते हैं, ये कितनी जगह कांटेक्ट आया? 1 2 3, 3 जगह कांटेक्ट आया। अगर ये ऐसा होगा भी तो भी कितनी जगह कांटेक्ट आएगा? 3। अगर हमने इस पर रखा ये यहां, दोनों बहुत स्मूथ है, फर्स्ट क्लास, कितने मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे? 1 2 3 4 5 6 50 90 100। अब यहां पर आप इसको इधर ढकेल रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल को छुड़ाना है? 3 को। यहां कितने को छुड़ाना है? 100 को। कौन सा मुश्किल है? दिस एक्सप्लेन्स कि जब आप एक प्लेन पेपर को गीला करके रखते हैं तो क्यों नहीं खिसका सकते? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते, नहीं छूट सकता। सो दिस वाज वन रीजन। इससे ये समझ में आता है कि जब दो चीजें बहुत ज्यादा चिकनी हो जाती हैं और उनके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण वो एक दूसरे को पकड़ लेती है। ये भी एक रीजन है। ओके, ये भी समझ में आता है, ठीक है। अब जो मॉडर्न थ्योरी, लेटेस्ट थ्योरी जो चल रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकल थ्योरी। कुछ आपने शायद क्लास 10 में पढ़ी हो या क्लास 12 में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि हर एटम में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और हर एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेट चार्ज ऑफ द एटम इज ऑलवेज 0। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा प्रिंसिपल हमने पे पढ़ा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे अट्रैक्ट ईच अदर। देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट फोर्स इज अ वेरी ग्रेट फोर्स। ग्रेविटेशन के फोर्स से वो 10 to the power 30 टाइम्स ज्यादा फोर्स होता है। 10 के बाद 30 जीरो लगा दे, इतना गुना ज्यादा फोर्स होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो उसके पास जो चार्ज बचेगा वो कौन सा बचेगा? पॉजिटिव। इसके पास +10 थे, -10 थे, टोटल चार्ज कितना था? 0। इसके पास +10 है, -10 है, टोटल चार्ज कितना है? 0। दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा। अब हमने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर इस सरफेस को रखा ये और ऐसा पुश किया। जैसे ही ऐसे पुश करते हैं इसके अंदर क्या एक्शन हो रहा है जो हमको आंख से नहीं दिख रहा है। देखिए चारों तरफ बाहर में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहां इस एटम के भी चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसको हमने एक के ऊपर एक रखा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सटे हुए नहीं रहते, उनमें गैप रहता है। जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये ऐसा जाके बैठेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच ऐसे चले जाएंगे क्योंकि जगह है, ऐसे चले गए। ये बात समझ में आई? जब हम इसको रखेंगे तो ये ऐसे जाके इस पे बैठ जाएंगे। ठीक, बैठ गए। अब हमने इसको रब करना चाहा, वी हैव ए इंटेंशन ऑफ मोशन, इसको हम ऐसे खिसकाना चाहते हैं। तो जैसे ही हम ऐसे करते हैं ये दोनों एक दूसरे में फंस जाएंगे। अगर ये फंस गए तो क्या होगा? हम तो ऊपर से फोर्स लगा रहे, हमारा फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन टूट के इसके साथ आ जाएगा,
या ये इलेक्ट्रॉन टूट के इसके साथ छूट जाएगा। इस तरह से एक का इलेक्ट्रॉन छूट जाता है और एक के पास एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। तो मान लीजिए जैसे ही हमने इसको इसके ऊपर ऐसे खिसकाया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फंस गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गए, टूट गए। तो इसका चार्ज अब कैसा हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास चार्ज कैसा हो गया? प्लस। नाउ देयर आर टू एटम्स, वन इज नेगेटिव चार्ज एंड वन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इन दोनों के बीच फोर्स बनना शुरू हो गया। इस फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स। इस फोर्स के कारण ये इसको खींच के रखता है। अब हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं, इसको आगे करना चाहते हैं, हमको क्या लगता है कि कोई पीछे खींच रहा है, हम क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच फ्रिक्शन। और ये चीज आप देखिए, इसके ऊपर हमने इसको रखा और मैंने इसको दबाया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तब जाके ये खिसका। तो जैसे ही मेरा इंटेंशन शुरू होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट हो। ये थ्योरी लेटेस्ट थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी है, एंड दिस सेज दैट फ्रिक्शन इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। फ्रिक्शन इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, देयर आर फंडामेंटल फोर्सेस 4 टाइप्स। वन इज gravitational, other is electrical, and other 2 are nuclear forces, strong nuclear and ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते हैं। और हमारे नेचर में बाहर जो फोर्स मिलते हैं मैक्रो साइज के बड़े वाले, वो कौन से होते हैं? आइदर इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल, बस 2 ही तरह के तो होते हैं। तो हर फोर्स इसी में से किसी एक कैटेगरी में होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का फोर्स किस कैटेगरी में आएगा? दैट इज इलेक्ट्रिकल। अंडरस्टैंड? रीजन समझ में आया? दैट इज इलेक्ट्रिकल। सो दिस इज नेचर ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अभी देखा। फ्रिक्शन इज ए फोर्स। अब इसके साथ एक चीज याद रखिए, दैट फ्रिक्शन इज ए रिएक्शनरी फोर्स। रिएक्शनरी फोर्स क्यों? मैंने इसके ऊपर इसको रखा, क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है? ये इस पर ऐसा रखा, क्या इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है? तो हमारा आंसर है कि फ्रिक्शन नहीं है। क्या सबूत है फ्रिक्शन नहीं है? ये देखो, ये तो कुछ बोला नहीं, कोई ऑब्जेक्शन किया इसमें? नहीं किया, कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मूव कराना चाहूंगा तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा। जब भी एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस रिलेटिव मोशन करना चाहती है, एक एक्शन होना चाहता है, रिलेटिव मोशन का एक्शन, तो उसके रिएक्शन में कौन पैदा होता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन 2 चीजों के बीच में होता नहीं है, पैदा होता है, अपने आप नहीं होता है, उसको पैदा किया जाता है। क्यों? पहले हम एक एक्शन लेते हैं, उस एक्शन में हम क्या करते हैं? रिलेटिव मोशन। वी हैव ए इंटेंशन ऑफ रिलेटिव मोशन। समझ गए? तो आपका दोस्त आपका दुश्मन नहीं है, आपका क्लासमेट है, उसके घर मारने जाओगे, पिटाई खा के आओगे। क्यों? वैसे तो रोज जाते हो तो नहीं होती है मारपीट, लेकिन आप एक एक्शन करने गए, सामने से क्या हुआ? यस। तो फ्रिक्शन वैसे ही होता है। सो जब तक आप यहां पर खड़े हैं, इट्स ओके। व्हेन यू वांट ए रिलेटिव मोशन, देन फ्रिक्शन विल बी देयर। ओके, सो दिस इज फ्रिक्शन। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी, फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। और डायरेक्शन कौन सी होती है? कॉमन टेंजेंट इज द डायरेक्शन। ओके, उसके बाद फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में और बात करते हैं। अच्छा, नेचर हमने पढ़ा, फ्रिक्शन का नेचर कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल। ओके, दैट इज द लेटेस्ट पीरियड। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स, one static,
and other is dynamic. Okay, let me make it chart wise, उससे आपको ज्यादा आसानी होगी. Static, kinetic. Then static friction we will study. There are two stages. The two stages of static friction are self-adjusting and the other one is limiting. Kinetic friction, there are two types. One is sliding and other is rolling. So these are the reference prefix we fix before friction. Static friction, kinetic friction, limiting friction, sliding friction. तो ये आपको समझना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग नहीं होते. स्लाइडिंग इज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक के दो फॉर्म और स्टैटिक के भी दो फॉर्म. ये हो ओके. अब पहले हम लोग शुरू करते हैं समझना ये दो पार्टीशन, स्टैटिक और काइनेटिक. देखिए फ्रिक्शन का जो बेसिक तरीका है दैट इज मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स, जो कि मोशन को अपोज करता है. मोशन को अपोज करता है. व्हाट डज दैट मीन? इसके ऊपर ये रखा है. अब अगर हम इन दोनों में रिलेटिव मोशन करना चाहते हैं तो इसको अपोज करेगा कौन? फ्रिक्शन. दो कंडीशन हो सकती है. एक, मैंने इस पर फोर्स लगाया, देयर इज ए इंटेंशन ऑफ मोशन, और ये नहीं चला. आपने इन दोनों को देखा और क्या बोला? फ्रिक्शन के कारण ये नहीं चल रहा है. चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? नहीं चल रहे हैं. इसलिए इस फ्रिक्शन के सामने हमने टाइटल लगा दिया स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. फिर से एक कार दूसरी कार, एक कार रोड पर मूव कर रही है इस तरह से, और हमने उसका इंजन बंद कर दिया और ये धीरे धीरे रुक गई. ओके, चल रही है, स्पीड कम होते जा रही है. क्यों कम होते जा रही है? क्या लग रहा है उस पे? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन लग रहा है. अब रोड पर कार, रोड एंड कार, कार चल रही है कि रुकी हुई है? चल रही है. इसलिए इस फ्रिक्शन का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन. बड़ी सिंपल सी चीज है. एक बॉडी को तो मान लीजिए खड़ी है, दूसरी बॉडी अगर खड़ी है, नहीं चल पा रही है, तो फ्रिक्शन को क्या कहना? स्टैटिक. और अगर दूसरी मूव कर रही है तो उसको क्या कहना? राइट. सो व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट हैविंग एनी रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, देन फ्रिक्शन इज static. If there is relative motion between two bodies in contact, इन कॉन्टैक्ट शब्द को हम लिखे या न लिखे, इट इज ऑलवेज देयर. सो नो रिलेटिव मोशन बिटवीन, नो रिलेटिव मोशन, देन फ्रिक्शन इज स्टैटिक. इसमें क्या छिपा हुआ है? नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट. Then friction is static. If there is relative motion between two bodies in contact, then the friction is kinetic. Okay? ये हो गया
स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इसको अब हम लोग एक एक अलग अलग पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को और काइनेटिक फ्रिक्शन को। सो वी विल फर्स्ट टेक अप स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। डायरेक्शन इज opposite to the intention of ये वाला टर्मिनोलॉजी को समझना थोड़ा स्टूडेंट्स को मुश्किल होता है। इसको आप अभी से अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। इधर ध्यान दीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है? कई बार हम याद करते हैं द फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। कई बार हम याद करते हैं फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ये दोनों में थोड़ी थोड़ी एरर है। ओके, किस तरह से एरर है देखिए। ये एक सरफेस है, सरफेस पर ये एक रोलर रखा है। इस रोलर को हमने इस तरफ फोर्स लगाया है और रोलर जाता किधर है? इस तरफ जाता है। दिस इज डायरेक्शन नंबर 1, दिस इज डायरेक्शन नंबर 2, दिस इज डायरेक्शन नंबर 3 एंड दिस इज डायरेक्शन नंबर 4। हमने फोर्स किधर लगाया? डायरेक्शन नंबर 2। बताइए फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी है? अगर आप बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट होता है तो कौन सी होनी चाहिए? 4। अगर आप कहते हैं मोशन के अगेंस्ट होता है तो मोशन इधर हो रहा है रोलर का, वेलोसिटी, तो कौन सी होनी चाहिए? 3। ठीक है, ओके। तो फ्रिक्शन की ये दोनों डेफिनेशन नहीं चलेगी। फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखिए थोड़ा ध्यान से। ये सरफेस है, ये इस पर एक व्हील रखा हुआ है, रोलर। ये इसका एक लास्ट पॉइंट है ए, जो कि ग्राउंड का एक पॉइंट है बी, लास्ट पॉइंट। इन दोनों में कांटेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे में फंस गए ऐसे। ओके, अब हम इसको फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी लग रहा है। वी ऑल नो देयर इज ए कंपोनेंट F cos थीटा, जो कि इसको किधर ले जा रहा है? आगे। दैट गिव्स ए रिलेटिव मोशन। वो क्या चाहता है? ए किधर जाए? अच्छा, फिर से मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। एक कार का व्हील है, कार का व्हील, उसको हमने एक्सल लगाया, इस तरह से एक्सल लगा है और इस एक्सल को हम ऐसे घुमाते तो व्हील ऐसा चलता है। ये सबको मालूम है, इस तरह से चलेगा। यहां पर एक्सल लगा हुआ है, एक्सल को हम ऐसा घुमाएंगे, ये व्हील घूमेगा। ये ऐसा घुमाएंगे तो ये व्हील ऐसा घूमेगा, इधर ऐसा घूमेगा, इधर ऐसा घूमेगा। बताइए ये वाला जो पॉइंट ए है, ये लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? इसका इंटेंशन किधर है? जब हम ऐसा घुमाएंगे तो किधर जाने का है? आप क्या बोल रही हैं? अच्छा, मेरे को डेफिनेशन मालूम नहीं थी कि ये लेफ्ट होता है। आप क्या कहना चाहती हैं? If wheel is moved like this, A has the intention of motion towards left.
और फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? इंटेंशन ऑफ मोशन। अगर एक पर इधर फोर्स लगा रहे हैं तो बी उसको किधर फोर्स लगाएगा? एज ए रिएक्शन इस तरफ फोर्स लगाएगा, इसने ए को पकड़ा और उतना ही फोर्स इस तरफ सप्लाई कर दिया। इस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। देखिए, जब आप इस चक्के को ऐसा घुमाएंगे, ये वाला ए पॉइंट है और हमने इसको घुमाया, ये किधर गया? लेफ्ट में गया ना। तो ए जब ऐसा लेफ्ट में जाना चाहता है तो उसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा? राइट। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तो जब ये व्हील ऐसा घूमेगा तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा व्हील पे, और व्हील ऐसा घूमेगा। वी ने ए को नहीं छोड़ा। किसके कारण नहीं छोड़ा? स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। अगर इसने इसको स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण नहीं छोड़ा तो इस व्हील का क्या होगा? व्हील घूमेगा, व्हील घूमेगा और ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा और हम क्या देखते हैं कि व्हील ऐसा हो गया, फिर उसके बाद व्हील ऐसा हो गया, फिर उसके बाद व्हील ऐसा हो गया, तो व्हील आगे बढ़ना शुरू हो गया। इस तरह से व्हील आगे बढ़ता है। मान लीजिए ए को बी ने नहीं पकड़ा, इन दोनों के बीच में ऑयल आ गया, रेत आ गई, कोई ऐसी चीज आ गई जिसके कारण फ्रिक्शन डेवलप नहीं हुआ, फोर्स नहीं बना, तो क्या होगा? हमने चक्के को घुमाया, चक्का घूमा, गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। हम क्या कहते हैं? चक्का स्लिप कर रहा है। चक्का स्लिप कर रहा है मतलब ए और बी के बीच में फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। तो गाड़ी हमारी कब चलेगी? जब हाँ जी, बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं सकते, हम भी नहीं चल सकते, हमारी गाड़ी भी नहीं चल सकती। तो व्हाट इज नेसेसरी टू मूव? फ्रिक्शन। तो क्या हम लोग गलत डायरेक्शन में तो नहीं पड़ रहे? चलने के लिए क्या जरूरी है? फ्रिक्शन। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, नोट करिए। फॉर मोशन static friction is compulsory for starting of motion. ऐसा लिखिए, for starting of motion static friction is necessary. और ये आप देखते भी हैं। अच्छा, अब इसी रेफरेंस में एक और चीज बहुत जरूरी होती है, कई बार बहुत पूछी भी जाती है कि आदमी जब चलता है ग्राउंड पे तो क्या फ्रिक्शन उसको हेल्प करता है या फ्रिक्शन उसको अपोज करता है? यस, फ्रिक्शन हमारे चलने को हेल्प करता है कि अपोज करता है? अच्छा, मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, हमारे पैर में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हम चलते कैसे। चलना मीन्स क्या? हमारी बॉडी का आगे बढ़ना। हमारी बॉडी का आगे बढ़ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस नहीं है। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि आपको सीखते सीखते 7-2 साल लग जाते। इसीलिए 6 महीने का बच्चा चलता नहीं है, 7-2 साल बाद ही चलता है, वो सब सीख रहा होता है बाय द टाइम। ओके, तो हम किस तरह से चलते हैं देखिए, हमारे चलने की प्रोसेस। ग्राउंड पर ये हम अपने एक पैर से ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, एक पैर से ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं। एक्शन नंबर 1, जब हम ग्राउंड को इधर पुश करेंगे कैसे? हम अपने पैर को पीछे की तरफ थ्रो करते हैं।
हमारे पास एक फोर्स है मस्कुलर फोर्स। हम अपने मसल से अपने किसी भी बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने पैर को पीछे की तरफ मूव करते हैं। अगर हम अपने पैर को पीछे की तरफ मूव करेंगे अपने मस्कुलर फोर्स से, तो पैर पीछे चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे रख के मूव करते हैं। तो ग्राउंड और पैर के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो गया। ये वाला पॉइंट बन गया ए और ये वाला पॉइंट बन गया बी। ए और बी, बी ने ए को पकड़ लिया। कौन से फ्रिक्शन से? स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, क्यों? ए और बी अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन हमने ए पर फोर्स लगाया पीछे जाने के लिए और बी ने ए को पकड़ लिया। अगर बी ने ए को पकड़ लिया तो हमारा फोर्स कांटेक्ट फोर्स बनके किस पे ट्रांसफर हो गया? अर्थ पे। ग्राउंड को हमने पीछे दबाया। शॉर्ट फॉर्म में हमने ग्राउंड को पीछे दबाया। तरीका समझ आया? तरीका क्या है? बीच में क्या लगाना पड़ा हमको? फ्रिक्शन। ए बी के ऊपर नहीं खिसकता है, तब हम ग्राउंड पर फोर्स लगा सकते हैं। अगर पैर और इसके बीच में केले का छिलका आ गया फिर क्या होगा? ए बी इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, हमने ए पर फोर्स लगाया, अपने पैर पे फोर्स लगाया, देयर इज नो कांटेक्ट, हमारा पैर पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि बी इसको पकड़ नहीं पाया। हम क्या बोलते हैं? स्लिप हो गए पीछे। समझ में आया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप नहीं। तो पहला काम हमको क्या करना पड़ता है? ए और बी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप करना, अपने पैर पर पीछे की तरफ फोर्स लगाना, वो फोर्स अर्थ पे ट्रांसफर हो जाता है एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। देयर आर टू बॉडीज, ह्यूमन बॉडी एंड द ग्राउंड। The body applies force on the ground in backward direction. Then, according to Newton's third law, what happens? The ground applies force on our body in the forward direction. तो हमारी बॉडी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स लगता है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ। फोर्स ऑफ रिएक्शन। एक्शन किसने चालू किया था? हमने किया। हमने जितना फोर्स लगाया उतने ही जोर से ग्राउंड ने हमको सामने की तरफ ढकेला। अब हमारी बॉडी को देखिए, हमारी बॉडी पे कुल कितने फोर्स लग रहे हैं? 1। ये वाला किस तरफ लग रहा है? सामने की तरफ। तो न्यूटन सेकंड लॉ से इफ देयर इज ए फोर्स देयर विल बी एक्सीलरेशन। फर्स्ट लॉ से देयर विल बी चेंज इन इनर्शिया। तो हमारी बॉडी आगे चलनी शुरू कर देती है, पर ए को बी ने पकड़ के रखा हुआ है। ए को बी ने पैर पे पकड़ के रखा है, बाकी बॉडी आगे चलती है। तो ये क्या शुरू हो गया? गिरना। इस तरह से हम टेढ़े होते हैं और ऐसे गिरने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ऐसे गिरने लगते हैं हमारी बॉडी आगे की तरफ झुकती है, हम अपना दूसरा पैर सामने रख देते हैं। तो हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास जब टेढ़ा होके यहाँ पहुंचता है तो हम ये अपना पैर ऐसा रख देते हैं और पूरी बॉडी कहाँ आ गई? दूसरे पैर की लाइन में आ गई। जब ये दूसरे पैर की लाइन में आ गई तो हमारी बॉडी अब यहाँ ऐसे सीधी हो गई, लाइक दिस। और ये वाला पैर कैसा हो गया? इस तरह से। अब जब ये पैर ऐसा हो गया तो इस पैर को हमने यहाँ से ऊपर उठा लिया। ऊपर उठाने में तो फ्रिक्शन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फ्रिक्शन को ऑब्जेक्शन कब होता है? जब हम रब करते हैं। उठाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसलिए हम पिछला पैर बड़े आराम से उठा लेते हैं। अब हमारी बॉडी कहाँ है? यहाँ से एक कदम आगे, फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर एक कदम आगे, फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, एक कदम। तो इस प्रोसेस में फ्रिक्शन का रोल कहाँ है? इस प्रोसेस पे फ्रिक्शन का रोल कहाँ है? हम आगे गए थे क्योंकि अर्थ ने हम पर रिएक्शन का फोर्स लगाया। इसने इसलिए फोर्स लगाया क्योंकि हमने इस पर अपना कांटेक्ट फोर्स लगाया। हमने इस पर कांटेक्ट फोर्स कैसे लगाया? क्योंकि ए और बी के बीच में कांटेक्ट बना। उस कांटेक्ट का नाम क्या है? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा नहीं होता तो क्या होता? हम इस पे फोर्स नहीं लगा पाते, ये हम पर फोर्स नहीं लगा पाते, हम आगे नहीं चल सकते थे। ये बात समझ में आई? सो फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी। अगर हमारे पैर को ग्राउंड पकड़कर नहीं रखेगा तो यहाँ पर फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो व्हाट इज नेसेसरी फॉर मोशन? फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर मोशन, अदरवाइज वी कैन नॉट मूव। अभी आपने व्हील का एग्जांपल देखा था, व्हील भी आगे क्यों बढ़ता है? ए और बी पकड़ के रखते हैं। अगर ए स्लिप होना शुरू हो गया नहीं चल सकता। मतलब इस दुनिया में जितने मोशन हो रहे हैं सबके पीछे कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बिना दुनिया नहीं चल सकती। सो फ्रिक्शन इज ए मस्ट। तो चलने में कौन हमारी हेल्प करता है? यस। अब बताइए कि फ्रिक्शन चलने में हेल्प करता है कि चलने में रुकावट डालता है? हेल्प करता है। वेरी गुड। तो एक कार चल रही है, हमने उसका इंजन बंद कर दिया और उसको बोला चलती रहो, क्या होगा? रुक जाती है। तो हम क्या कहते हैं, किसने रोक दिया? फ्रिक्शन ने रोक दिया। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो कार नहीं रुकेगी। अब बताइए फ्रिक्शन चलने देता है कि रोकता है? यस। तो ये कंफ्यूजन हुआ। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हमने फ्रिक्शन के दो पार्ट कर दिए। तो आपका आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन हेल्प अस टू स्टार्ट द मोशन, टू मूव, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन स्टॉप्स द मोशन। ये आपको याद समझ में आया? तो फ्रिक्शन के इसलिए हमने दो पार्ट किए हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, दोनों से काम जरूरी है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक्सीलरेट करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम आएगा। मोशन स्टार्ट करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम आएगा। क्योंकि अगर उसके बी ने ए को फिसलने दिया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या जरूरी है कि वो पकड़ के रखे? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन को बढ़ाने के काम में आता है। चलती हुई चीज को जो रोकता है वो कौन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो दैट इज ऑलवेज देयर। ठीक है। अब एक कार चल रही है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? एक कार चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो उसके पास काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि स्टैटिक लग रहा है? अगर काइनेटिक लग रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए, स्टैटिक लग रहा है तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए, और वो तो यूनिफॉर्म है। तो हमारा आंसर है उसमें दोनों फ्रिक्शन लग रहे हैं। काइनेटिक उसको कम करते जा रहा है, जितना वो कम करता है स्टैटिक के कारण वो उतना बढ़ते जा रहा है। हम स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लगवाते हैं? एक्सीलरेटर देखें। आपने एक बार मोटरसाइकिल की स्पीड 60 कर दी तो करने के बाद हम एक्सीलरेटर बंद नहीं कर सकते। एक्सीलरेटर हम दिए रखते हैं, इंजन चलता रहता है, और इंजन चलता है मींस व्हील पे फोर्स लगता रहता है, फिर स्पीड बढ़ती क्यों नहीं? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या काम कर रहा है? स्पीड को कम करने का काम कर रहा है। और हम जो इंजन चला रहे हैं वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। वो क्या काम करता है? काउंटर फोर्स लेके स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। हम दोनों को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने से क्या होगा? न तो स्पीड बढ़ेगी ना कम होगी। ओके, नाउ इज दिस कैटेगराइजेशन क्लियर टू यू? स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है और काइनेटिक कब काम करता है? ओके, सो दिस इज स्टैटिक एंड सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मीनिंग यहां पर इफ वी अप्लाई फोर्स 1 Newton and the body doesn't move, that means there is a force of friction developed here, and how much is that force? 1. If we apply 2, then it does not move, that means there is 2. This nature of the friction, due to which it changes its value itself, is called self-adjusting nature of the static friction. अच्छा, अगर हम ऐसा करते 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 इसको 100 न्यूटन कर देंगे फिर क्या होगा? क्या ये 100 न्यूटन डेवलप करेगा? आंसर इज नो। वी गो ऑन इंक्रीजिंग इट ग्रेजुअली। हमने 9 किया, नहीं चला, 10 किया, नहीं चला, तो हमको समझ में आ गया फ्रिक्शन कितना हो गया है? 10। तो उसके बाद और बढ़ाने के लिए हमने 10.1 किया।
जैसे ही 10.1 किया, it starts moving. 10 किया था तो क्या हुआ? Not moving. 10.1 किया तो start moving. इससे हमको एक चीज समझ में आई कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते 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 कितना फोर्स बना सकता है? 10.1 नहीं बना सकता. अगर बना सकता होता तो 10.1 पे क्यों चलता? तो 10 is what? Limit of self-adjusting static friction, and that is known as limiting friction. So the maximum value of static friction between two surfaces is known as limiting friction. Note करिए. पहले self-adjusting nature. The static friction adjusts its magnitude and direction automatically. To oppose the intention. This characteristic is auto-adjusting nature of static friction. दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अभी हमने यहाँ नोट क्या किया था, अगर 10 न्यूटन फोर्स है रिजल्ट क्या था, नॉट मूविंग, और 10.1 हुआ तो मोशन स्टार्ट, then 10 न्यूटन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होता, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। कहां से शुरू होता है? जीरो से। 0 1 2 3 ऐसा बढ़ते जाएगा। जब उसकी एक लिमिट आ जाएगी, सिर्फ उस समय ही वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। अगर हमको इसको दूसरे तरह से समझिए, अगर हमको किसी चीज को मूव करना है तो हमको अप्लाइड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? आंसर है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगाना पड़ेगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते, अदरवाइज मूव नहीं कर सकते। उससे कम वैल्यू के जितने भी फोर्स अप्लाई करेंगे उस सब को वो एडजस्ट कर लेगा, एडजस्ट करके इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन बनाएगा, नहीं चलने देगा। तो मोशन स्टार्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? मिनिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना फोर्स स्टार्ट करने के लिए चाहिए। स्टार्ट करने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, अब उसका नाम क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने ये देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के से थोड़ी सी कम होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उससे थोड़ा कम होता है। इसलिए आपने देखा कि जब हम कार स्टार्ट करते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर में हमको ज्यादा फोर्स लगता है। साइकिल आप स्टार्ट करते हैं, शुरू में ज्यादा फोर्स लगता है, बिकॉज वी हैव टू ओवरकम लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, द ग्राफ विल बी दिस वे। दिस इज applied force, applied, and height will give the frictional force. When we increase applied force, the friction force also increases. इसको हमने इतना बढ़ाया, ये इतना बढ़ गया, इसको बढ़ाया फिर बढ़ गया, इसको बढ़ाया फिर बढ़ गया, और एक लिमिट पे जाके इससे ज्यादा फ्रिक्शन का फोर्स नहीं बढ़ सकता। तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर हम अप्लाइड फोर्स को और बढ़ा देते तो क्या होगा? ये फ्रिक्शन और नहीं बढ़ता है और ये थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद और हमने अप्लाइड फोर्स को लगाते चले गए, अब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को नहीं बदलता है, लाइक दिस। ये वाला ग्राफ बनाइए। दिस व्हाट डज इट शो? एफ अप्लाइड। शुरू में जब हम एफ अप्लाइड को इंक्रीज करते हैं तो फ्रिक्शन भी क्या होता है? इंक्रीज, दोनों इक्वल इक्वल ऐसे। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कैसे चलता है? उसके बाद भी अगर हमने फोर्स बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन का फोर्स फिर इंक्रीज नहीं होता। जैसे इस बॉडी में देखिए, हमने 10 से ज्यादा फोर्स कर दिया 11, तो अब जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता था? 10। जैसे ही हम 11 करते हैं, 12 करते हैं, वो अपने आप को नहीं बढ़ा सकता। जब वो अपने आप को बढ़ा नहीं सकता है तो उसके बाद हमने काउंट करके देखा, वो अपने आप को थोड़ा सा कम कर देता है। कितना? 9, 8, कि अब तो मोशन स्टार्ट हो ही गया, तो वो हो जाता है 9। और उसके बाद हमने फोर्स कर दिया 20, वो 9 रहता है। हमने कर दिया 25, तो भी वो 9 ही रहता है। इस तरह से ये वाली वैल्यू फ्रिक्शन की इतनी, ये वैल्यू उतनी ही रहती है, और काइनेटिक ये फोर्स अप्लाइड के कारण उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आते जाता है, राइट, नेट फोर्स के कारण। सो दिस इज हाउ द ग्राफ वर्क्स। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। तो पूरे ग्राफ में कौन सा फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। Kinetic friction is always less than the limiting friction. Law of limiting friction note करिए। First law, the force of limiting friction is, the force of limiting friction is directly proportional to
normal reaction is directly proportionate to normal reaction between the two surfaces. Normal reaction between the two surfaces. Okay. Second law. अभी हम लोग रिएक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन. ओके. सेकंड लॉ लिखिए. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is always opposite to the direction in which the body has intention to move. In which the body has intention to move. Law number 3. The force of limiting friction is independent of apparent area of contact. Apparent area of contact. So long as normal reaction remain the same. So long as normal reaction remain the same. Fourth law. The force of limiting friction depends upon nature of the materials in contact and their roughness and smoothness. Okay, these are the 4 laws. इन लॉस को छोटा छोटा एक लाइन में समझिए. फर्स्ट हमने क्या किया था? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन किसको बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं वो 3 सिचुएशन बनाता हूं. उन तीनों सिचुएशन को आप याद रखेंगे. पहली सिचुएशन का नाम है हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इस सरफेस पर हमने ये बॉक्स रखा. ये बॉक्स का मास m है. ये इसको नीचे की तरफ एक्शन लेता है और इसको प्रेस करता है. कितने से? h. ये इस पर ऊपर की तरफ रिएक्ट करता है. रिएक्शन r. ओके. ये r और ये mg, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ. सो इन दिस केस द फोर्स ऑफ रिएक्शन आर. ये फोर्स देखिए, ये सरफेस देखिए, कितना एंगल है? 90. सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. हाउ मच इज द नॉर्मल रिएक्शन? आर इज इक्वल टू mg. राइट. तो आर इज इक्वल टू mg आपको लेना है. व्हाट इज m? मास ऑफ द बॉडी. G is acceleration due to gravity. पर ये कब लेना है? When the things are horizontal. दूसरा केस देखिए. This is a surface. Here the angle is theta and there is a box here. इसका मास m है. इस पर ग्रेविटी का फोर्स नीचे काम करता है mg. ये दोनों कांटेक्ट में है. ओके, कांटेक्ट में है. तो
जिसके mg के दो कंपोनेंट होंगे, वन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड अदर इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों को ऐड किया तो क्या बनेगा, mg के ये दो कंपोनेंट है। ये एंगल अगर थीटा है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी कितना है, थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस कंपोनेंट इज mg cos theta and this component is mg sin theta. ओके, अब सरफेस को उसके नॉर्मल डायरेक्शन में कितने फोर्स से प्रेस कर रहे हैं, mg cos थीटा। तो सरफेस इस बॉडी को नॉर्मल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेगी। ये रिएक्शन अब यहां पर बताइए रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, r is equal to mg cos theta and this r is equal to mg cos theta in case of incline. So if the surface is horizontal, how much is r to be taken, mg? If it is inclined, then how much r is to be taken, mg cos theta. Third case, this is a fixed wall, this is ground. यहां पर हमने एक बॉक्स को रखा, बॉक्स नीचे मत गिरे इसलिए हमने यहां पर एक फोर्स लगा दिया F। और अब ये M, ये नीचे नहीं गिर रहा। इस केस में आपको बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। फिर से यहां पर अगर हम इधर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड, तो इधर कौन काम करता है, फ्रिक्शन। यहां पर mg sin थीटा इसको किधर खींच कर लाना चाहता है, नीचे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर काम करेगा, ओके। यहां पर बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर काम करेगा, लेफ्ट, राइट, अप या डाउन। सोचिए, किस चीज से आप फैसला करेंगे। शुरू से मैं आपको एक ही चीज बताते आ रहा हूं, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, इंटेंशन ऑफ मोशन। ये बॉक्स का किधर जाने का इंटेंशन है, यस, किधर जाने का इंटेंशन है, नीचे, इसलिए फ्रिक्शन किधर, फ्रिक्शन ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, इंटेंशन को अपोज करता है। इट्स वेरी सिंपल, इसका इंटेंशन नीचे जाने का है ना, इसलिए फ्रिक्शन किधर काम करेगा, ऊपर, दैट्स राइट। तो इसमें mg काम करेगा नीचे और फ्रिक्शन काम करेगा ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन का है, तो देखिए एक्शन कहां है, एक्शन मतलब व्हाट, फोर्स। फोर्स किसको दबा रहा है, ग्राउंड को कि वॉल को, वॉल को दबा रहा है। एक्शन ग्राउंड पे हो रहा है कि वॉल पे, यहां एक्शन किस पे हो रहा था, वहां एक्शन किस पे हो रहा है, तो रिएक्ट कौन करेगा, वॉल रिएक्ट करेगी। यहां ग्राउंड ने रिएक्ट किया था, यहां कौन रिएक्ट करेगा, वॉल। और इस वॉल ने इसको उल्टा दबाया, क्यों, क्योंकि ये इस वॉल को ऐसा दबा रहा है कॉन्टैक्ट से। फोर्स को हम कैसे लगाते हैं, आइदर बाय कॉन्टैक्ट और बाय फीड। यहां पर किससे लग रहा है, कॉन्टैक्ट से। कॉन्टैक्ट से इधर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, जितना हम लगा रहे हैं, F। तो इधर F फोर्स लगा तो इसने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके ये बनाया रिएक्शन। अब बताइए रिएक्शन किसके बराबर लिखूं, mg की F, वेरी गुड। R किसके बराबर लिखना है, F के बराबर, और यहाँ R का mg से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ रिएक्शन आप किसको लिखोगे, mg, यहाँ रिएक्शन किसको लिखोगे, mg cos थीटा, और यहाँ रिएक्शन किसको लिखोगे, फोर्स।
These are the rules for reaction. ये हमारे न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएंगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी R को हम Fg लिख देते, कभी Fg cos थीटा लिख देते, कभी F लिख देते। ये 3 वैरायटी होती है, ठीक है? These are all the varieties. अच्छा, एक और चीज इसमें आई थी थर्ड रूल में। देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने इस बुक को रखा, ऐसे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स लगा F1 और ये खिसकना शुरू हो गया, मूव करना शुरू हो गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? F1। फिर मैंने क्या किया, इसको उठा के ऐसा रख दिया, ये कॉन्टैक्ट सरफेस छोटी हो गई, और अब फोर्स लगाया, अब फोर्स लगा F2, तब जाके ये मूव होना शुरू हुआ। फिर इसको उठा के ऐसा रख दिया और छोटी सरफेस, फिर इसको मूव किया, अब फोर्स लगा F3। तो आप बताइए F1 बड़ा है, F2 बड़ा है या F3 बड़ा है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? ओके, आपने लॉ लिखा, क्या लिखा? It is independent of the area of the surface in contact. Independent of का मतलब क्या है? Does not affect. किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अगर ये 2 kg है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है हॉरिजॉन्टल में? 2 kg। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 2 kg। अब कितना है? इज देयर एनी चेंज इन नॉर्मल रिएक्शन? तो हमारा जो फ्रिक्शन का फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि एरिया पे डिपेंड करता है। ये थर्ड लॉ है। किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए भले हम ऐसा रखें या ऐसा रखें, फ्रिक्शन कैसा होगा? सेम। क्यों? क्योंकि इसका वेट में तो अंतर नहीं आ रहा, नॉर्मल रिएक्शन में भी अंतर नहीं आ रहा, इसलिए फ्रिक्शन हर बार हमको एक समान ही लगेगा। समझ आया? ओके, सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ दिस। ये कभी कभी हमारा 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, राइट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपको ये लॉज एंड नाउ यू अंडरस्टैंड, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ये आपको इस तरह का डायग्राम बना के आया कि बुक को हमने ऐसे रखा और फिर बुक को ऐसे रखा, तो आप बताइए किसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगे, राइट? तो उस समय आपको लॉ को याद करना है।